Today we're going to talk about Bitcoin. I know बहुत सारी वीडियोस है इंटरनेट पे बिटकॉइन के बारे में, बट मैंने सोचा यार एक आसान सी वीडियो बताएं कि कल को आपको किसी को बताना पड़े कि यार बिटकॉइन क्या है, तो आप एक बहुत सिंपल एंड बहुत सिस्टमैटिक तरीके से उसको बता सकते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट बिटकॉइन इज टुडे. देखो, अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं व्हाट बिटकॉइन इज, तो इट इज अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम दैट इज फुल्ली पीयर टू पीयर विदाउट एनी ट्रस्टेड थर्ड पार्टी. अब हजार ये कैसा आसान सा समझाना हुआ. आई नो, सबर करो. तो इससे पहले हम समझते हैं कि देखो बिटकॉइन की नीड क्या थी. तो क्या होता है ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में ना, अभी जब आप किसी को पेमेंट करते हैं तो वी नीड द हेल्प ऑफ द बैंक फर्स्ट टू फैसिलिटेट द ट्रांजैक्शन एंड सेकंड टू सिक्योर द ट्रांजैक्शन. आपने जब भी कभी ऑनलाइन पेमेंट किया होगा, जब वो मेक पेमेंट का बटन पे आप क्लिक करते हैं ना, यू आर रीडायरेक्टेड टू अ थर्ड पार्टी पेज. वो जो लिखा आता है ना 3D सिक्योर करके ऐसा लिखा आता है, जहां पे आप ओटीपी डालते हैं. तो ये जो तकलीफ है, बैंक जो थोड़ी सी तकलीफ देता है आपको सिक्योरिटी और ये फैसिलिटेशन प्रोवाइड करने का, इसका बैंक एक माइन्यूट सा ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करता है. अब ये देखने में बहुत माइन्यूट लगती है ट्रांजैक्शन फीस, बट अगर आप इस ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट है उसको बढ़ा दो, तो ये जो ट्रांजैक्शन फीस है इसकी बहुत ज्यादा अमाउंट बढ़ जाती है. तो ये एक पहला फ्लॉ था ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम का. वो था कि यार हम जब एक दूसरे से पैसा एक्सचेंज कर रहे हैं, मैं किसी को पैसा दे रहा हूं या कोई मुझे पैसा दे रहा है, व्हाई डू आई हैव टू मेक पेमेंट टू द बैंक टू हेल्प मी फैसिलिटेट दिस ट्रांजैक्शन. दूसरा फ्लॉ था कि ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में ना मेरा अपने फंड्स पे कोई कंट्रोल नहीं है. बैंक डिसाइड करता है कि मैं एक दिन में कितना पैसा विड्रॉ कर सकता हूं, या मैं चेक से कितनी पेमेंट कर सकता हूं. अगर मुझे एटीएम से विड्रॉ करना है तो मैं एक दिन में इतने अमाउंट से ज्यादा नहीं विड्रॉ कर सकता हूं. तो ये एक सेकंड फ्लॉ था कि यार जब फंड्स मेरे हैं, मैंने पैसा कमाया है, तो मेरे हाथ में कंट्रोल होना चाहिए कि मैं 10 रुपए खर्च करूं या 10 लाख खर्च करूं. ये एक सेकंड फ्लॉ था. थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि बैंक में मेरा पैसा सेफ नहीं है. बचपन से हमें सिखाया जाता है ना कि यार घर पे पैसा मत रखो, चोरी हो जाएगा. आप बैंक में पैसा रखिए वहां पे ज्यादा सेफ है. तो ये हमने नोटिस किया है इंडिया में इतने सारे बैंकिंग के स्कैम्स हुए हैं, चाहे वो येस बैंक हो, चाहे वो पीएमसी हो, चाहे वो डीएचएफएल हो. तो हमारा पैसा जब बैंक में सेफ ही नहीं है, तो उससे अच्छा हो ना कि हम पैसा अपने पास ही रखते हैं. बैंक तो कभी भी कल को अपने आप को बोल सकते हैं कि हम तो बैंकरप्ट हो गए हैं जी, वी कांट गिव यू मनी. तो ये 3 फ्लॉज थे. तो यही 3 फ्लॉज थे जो बैकड्रॉप बने द कमिंग ऑफ बिटकॉइन. देखो, बिटकॉइन केम इनटू 2009 एंड उस टाइम पे 2008 में यूएस फेस्ड a major economic crisis which is known as the US housing bubble, and the economy completely collapsed. So these were some of the reasons why Bitcoin came into existence. तो 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक बंदे ने, it's not his actual name, it's a pseudonym, and उन्होंने एक पेपर लिखा जिसका नाम था Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. And उन्होंने हाईलाइट किया ये एक नया तरीके का सिस्टम in which two people can transact between one another without any trusted third party. इस पेपर का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, एंड इफ यू वांट टू रीड यू कैन गो अहेड एंड रीड इट. थोड़ी सी इसमें टेक्निकल टर्म्स यूज हुए हैं, सो यू माइट हैव टू रीड इट मोर देन वंस, बट आई वुड रेकमेंड दैट यू शुड रीड इट एटलीस्ट वंस. बिटकॉइन की जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है ना, उसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन. अब ब्लॉकचेन को आप ऐसे समझिए, देखो 2 वर्ड है, ब्लॉक एंड चेन. ब्लॉक आप समझते हैं ये ऐसे ब्लॉक दिखते हैं. चेन हो गया इंटरकनेक्टेड, आप इन ब्लॉक्स को कंबाइन कर दें तो ये ब्लॉकचेन बनता है. अब ये ब्लॉक भला क्या होता है? ब्लॉक कुछ नहीं है, ब्लॉक में डेटा है. ठीक है, ये डेटा किस तरीके का हुआ? ये डेटा है ट्रांजैक्शंस का. ए ने बी को पैसे दिए, बी ने सी को पैसे दिए, सी ने डी को पैसे दिए, डी ने ई को पैसे दिए. ये जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इस ब्लॉक का पार्ट बनती हैं. अब ये वाले ब्लॉक की जब ट्रांजैक्शंस फिल हो जाती हैं, देन इट गेट्स कनेक्टेड टू अ न्यू ब्लॉक. अब न्यू ब्लॉक में भी ये ट्रांजैक्शंस होती हैं. तो दिस इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. अब इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कैसे होता है, अब मैं आपको वो समझाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू. आप देखिए, अब ऐसे समझिए कि आप राशन लेने जाते हैं. ठीक है, आप राशन लेने गए, आपने राशन वाले को बोला भैया ये सामान आप पैक कर दीजिए. राशन वाले ने आपकी पर्ची ली, उसने आपका सामान जो था पैक कर दिया. उसने कहा आपके 2000 रुपए हुए, और आपने उससे कहा कि यार भैया हिसाब में लिख लो, मैं अगली बार दे दूंगा. कोई भी टाइम पे देता नहीं है इंडिया में राशन वाले को पैसे, हमेशा हिसाब में लिखे जाते हैं. अब क्या होता है, राशन वाले ने अपनी किताब में लिख लिया कि टू रिसीव 2000 रुपीज, और आपने अपनी बुक में लिख दिया टू पे 2000 रुपीज. अब हो सकता है कि आप दोनों में से किसी को गलती लगी हो कोई अमाउंट को लेके, या आप दोनों में से कोई बंदा इस एंट्री को लिखना भूल गया हो. तो क्या होता है, नेक्स्ट टाइम जब आप राशन वाले के पास जाएंगे ना कि भैया आप मेरे को नया ये राशन इस महीने का पैक कर दीजिए, तो राशन वाला बोलेगा कि भैया इस महीने के 2000 और पिछला आपका बैलेंस था 2000, आप मुझे 4000 दे दीजिए. अब क्या होगा, आप बोलेंगे यार मैंने तो ऐसा कोई पिछली बार का हिसाब लिखा ही नहीं है, मेरी कॉपी में तो कुछ है ही नहीं. वो कहेगा सर मेरी कॉपी में तो है. अब इस सिचुएशन में कौन सही है या कौन गलत है, ये कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि 2 जनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है ना. तीसरा बंदा तो यहाँ पे आके मीडिएट नहीं कर सकता कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है. ये ही ब्लॉकचेन इसी प्रॉब्लम को काउंटर करता है.
अब देखिए सेम एग्जांपल में अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करें तो वो कैसे होगा। आप राशन वाले के पास गए, आपने सामान पैक करा, उसने आपको बोला सर 2000 रुपए, आपने कहा उधार में लिख लीजिए। अब क्या होगा, जब ये राशन वाला अपनी किताब में लिखेगा टू रिसीव 2000 रुपीज, ये इस मैसेज को सारे राशन वाले को ब्रॉडकास्ट कर देगा। सबके पास ये एंट्री चली जाएगी कि आज मैंने 2000 रुपए का राशन लिया था और राशन वाले ने मेरे से 2000 रुपए का हिसाब लेना है। सिमिलरली मैं भी जो खरीद रहा हूं, मैं अपनी बुक में तो ये एंट्री लिखूंगा कि टू पे 2000 रुपीज, और सारे खरीदारों को साइमल्टेनियसली मैं ये मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दूंगा कि टू पे 2000 रुपीज टू दिस राशन वाला। अब क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिवली हम दोनों ने ये ट्रांजैक्शन सबको ब्रॉडकास्ट कर दी। तो जितने भी ये राशन वाले हैं, जितने भी खरीदार वाले हैं, ये इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेंगे। वो देखेंगे कि यार पिक्चर सही है, हाँ सामान रिसीव हुआ, मेरी और राशन वाले की एंट्री मैच करेंगे। फिर जब 50% ऑफ ऑल द पीपल ये इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर देंगे, तब वो जाके एक पब्लिक लेजर में जाके वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी, एंड फिर उसको चेंज करना it's impossible. मतलब that is what blockchain technology is. That once the transaction is recorded in the public ledger, it is not possible to change or edit that transaction. That is part of the public ledger now. किसी को भी अगर वो कल को जाके ट्रांजैक्शन देखनी है, वो देख सकते हैं, चाहे वो 6 महीने बाद देखें या 6 साल बाद देखें। मेरे को 2000 रुपए राशन वाले को देने हैं, राशन वाले ने मेरे से 2000 रुपए लेने हैं, ये ट्रांजैक्शन अब एक पब्लिक लेजर में है, ये 6 महीने बाद, 6 साल बाद ये यहीं रहेगी। So this is in short a blockchain technology. Whenever somebody sends Bitcoin to somebody, मैंने किसी को Bitcoin भेजा, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये जाकर सिस्टम पे लॉग होती है। फिर यही ट्रांजैक्शन सारे लोगों को, जितने भी कंप्यूटर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहां पे ये ब्रॉडकास्ट होती है, जिनको हम नोड्स कहते हैं। दिस कंप्यूटर्स आर नोन एज नोड्स। ये क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने का। जैसे मैंने आपको पहले वाले एग्जांपल में बताया कि जितने भी राशन वाले हैं सबके पास एंट्री गई, उन्होंने इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट किया, वेरीफाई किया। उसी तरीके से ये नोड्स भी, जब भी मैं किसी को बिटकॉइन भेजता हूं, सब सारी एंट्री सबके पास ब्रॉडकास्ट होती है। फिर ये नोड्स इस एंट्री को वैलिडेट करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं, एंड फिर मेरा जो बिटकॉइन है और मेरी जो ये एंट्री है, ट्रांजैक्शन है, वो जाकर एक पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होती है, एंड देन माय एंट्री इज कंप्लीट, इट इज कम अ पार्ट ऑफ दैट ब्लॉक। देखो अभी हमने बात करी कि व्हाट इज ब्लॉकचेन, ठीक है, हमने समझने की कोशिश करी कि बिटकॉइन एक दूसरे से कैसे हम ट्रांजैक्शन करते हैं, बट वी डिडंट टॉक अबाउट वन वेरी फंडामेंटल थिंग, दैट इज कि बिटकॉइन की एग्जिस्टेंस कैसे आती है। ठीक है, बिटकॉइन सिस्टम में कैसे आता है। ठीक है, मैंने ए को बी को बिटकॉइन दे दिया, बट बिटकॉइन कैसे आया, पीछे से कौन इसको इश्यू कर रहा है, हमने उसके बारे में बात नहीं करी, तो वो हम अभी करेंगे। देखो जितनी भी अभी तक करेंसी हम देखते हैं, चाहे वो इंडियन रुपी हो या चाहे वो यूएस डॉलर हो, इसके पीछे कोई सेंट्रल इशुइंग अथॉरिटी होती है। इंडियन रुपी के पीछे अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो हमारा पैसा प्रिंट करता है। सिमिलरली यूएस डॉलर के पीछे फेडरल रिजर्व बैंक है, वो पैसा प्रिंट करते हैं यूएस डॉलर के फॉर्म में। बट बिटकॉइन के पीछे कोई सेंट्रल इशुइंग अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, तो बिटकॉइन कैसे आता है एग्जिस्टेंस में। मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया था कि जब भी मैं किसी को बिटकॉइन भेजता हूं, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये सिस्टम में लॉग होती है। उसके बाद पूरे कंप्यूटर नेटवर्क्स में ये ट्रांजैक्शन ब्रॉडकास्ट होती है कि ए ने 2:50 पे बी को 10,000 रुपए ट्रांसफर किए। ठीक है, अब ये जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, ये इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं, वो वेरीफाई करते हैं कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन सही है या नहीं। ठीक है, देन वो ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में ऐड होती है। मैंने आपको बोला एक ब्लॉक में 10 मिनट में एक ब्लॉक बनता है। ठीक है, एक ब्लॉक 10 मिनट तक चलता है, उसके बाद इट मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट ब्लॉक। तो जो ये कंप्यूटर नेटवर्क्स बैठ के इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर रहे हैं, उनको इस काम का एज अ रिवॉर्ड एक बिटकॉइन मिलता है सिस्टम से। ये सब कुछ एल्गोरिदम के थ्रू हो रहा है, सब कुछ कोड के थ्रू हो रहा है, ऑटोमेटिकली उनके वॉलेट में ये बिटकॉइन आ जाता है। फिर ये जब वो उनके अकाउंट में ये बिटकॉइन आता है, उनके वॉलेट में बिटकॉइन आता है, देन वो जाकर इस बिटकॉइन को एक्सचेंज पर बेचते हैं, जहां से आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स सेकेंडरी मार्केट से ये बिटकॉइन खरीदते हैं। सो दिस इज हाउ बिटकॉइन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। हम ये बिटकॉइन डायरेक्टली वहां से नहीं खरीद रहे हैं जहां से ये पैदा हो रहा है, हम खरीद रहे हैं सेकेंडरी मार्केट से, जहां पे ये बिटकॉइन खरीदा और बेचा जा रहा है। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब आपको बताया कि बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड आता है। अब देखो ये सिस्टम इतना ब्यूटीफुली डिजाइंड है कि दुनिया भर में देयर विल ओनली बी 21 मिलियन बिटकॉइंस, व्हिच इज 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइंस विल ऑलवेज बी इन एग्जिस्टेंस। इससे ज्यादा बिटकॉइंस नहीं होंगे। और क्या होता है, हर साल मैंने आपको बताया रिवॉर्ड मिलता है ब्लॉक बनाने का, तो हर 4 साल बाद ये रिवॉर्ड आधा होता रहता है। 2016 में जब भी कोई सक्सेसफुली ये माइनर या नोड इस ब्लॉक को बनाता था, तो उसको 12.5 बिटकॉइंस मिलते थे, जो कि 2020 में आधा हो गया। नाउ
whenever somebody makes a valid block, उन्हें 6.25 bitcoins मिलते हैं. 2024 में जाके ये और आधा हो जाएगा, then it will be 3.125 bitcoins. So इसी तरीके से ये रिवॉर्ड कम होता रहेगा. हम देख रहे हैं देखिए कितना इकोनॉमिकली हाउ ब्यूटीफुली द सिस्टम इज डिजाइन. जो ब्लॉक है, जो ब्लॉक का रिवॉर्ड है वो आधा होता जा रहा है. ठीक है, सप्लाई लिमिटेड है, ओनली 21 मिलियन, एंड डिमांड वी हैव सीन ओवर द इयर्स, स्पेशली इन 2020 व्हेन बिटकॉइन रीच्ड इज ऑल टाइम हाई. देन अब देख लीजिए सप्लाई लिमिटेड है, रिवॉर्ड कम होता जा रहा है एंड डिमांड बढ़ रही है. तो नेचुरली द प्राइस ऑफ बिटकॉइन इन द लॉन्ग रन इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. चलो लेट्स टॉक अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन. ठीक है, मैंने आपको बताया 2009 में सतोशी नाकामोटो ने एक पेपर लिखा था. उसी टाइम पे उन्होंने पहला जेनेसिस ब्लॉक, देखो जेनेसिस का मतलब होता है द वेरी फर्स्ट ब्लॉक दैट वाज मिंटेड ऑन द ब्लॉकचेन, जिसमें सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई थी. उन्होंने वो पहला जेनेसिस ब्लॉक बनाया एंड उन्होंने सिस्टम में 50 बिटकॉइन सर्कुलेट किए जिसकी वैल्यू उस टाइम पे थी $0.00, व्हिच इज प्रैक्टिकली नथिंग. Then in the coming year, Bitcoin started gaining a little bit of momentum, and उसकी पहली transaction value, पहला exchange value define हुआ, which was 1309 bitcoins equal to $1. मतलब एक bitcoin की value उस टाइम पे थी fraction of a cent. Then in the coming years, we saw a first time real use case of Bitcoin, which was the year 2010. And a guy from Florida, his name was Laszlo. उन्होंने अपने सोशल मीडिया चैनल पे लिखा कि यार मेरे को 2 पिज्जा ऑर्डर करने हैं, एंड अगर मेरे लिए कोई 2 पिज्जा ऑर्डर करेगा तो मैं उसको 10,000 बिटकॉइन दूंगा. लंदन के एक आदमी ने कहा ठीक है ब्रो, आई विल टेक यू अप फॉर दिस चैलेंज, एंड ही वाज लाइक तू मुझे 10,000 बिटकॉइन भेज एंड मैं तेरे को 2 पिज्जा ऑर्डर करके दे. दिस ट्रांजैक्शन एक्चुअली हैपेंड, एंड दैट इज द फर्स्ट टाइम वी एक्चुअली सॉ अ रियल यूज केस ऑफ बिटकॉइन एंड अ फिजिकल प्रोडक्ट वाज एक्चुअली बॉट यूजिंग बिटकॉइंस. साइड नोट पे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर उस टाइम पे ये 10,000 बिटकॉइंस उस आदमी ने, लाज़लो ने, व्हिच आई एम श्योर ही रिग्रेट्स टुडे, वो नहीं किए होते तो आज उसकी कीमत $100 मिलियन से भी ज्यादा होती. तो बट दैट इज मिस्ड आउट अपॉर्चुनिटी. ऑफ कोर्स नोबडी न्यू बैक देन दैट बिटकॉइन इज गोइंग टू बी सो वैल्यूएबल. एनीवे, इन द कमिंग ईयर 2011 बिटकॉइन स्टार्टेड ग्रेजुअली पिकिंग अप मोमेंटम. एक टोक्यो बेस्ड एक्सचेंज था जिन्होंने कहा कि यार हम एक मार्केट प्लेस क्रिएट करते हैं जहां पे बिटकॉइन खरीदा और बेचा जाए. एंड इन द कमिंग ईयर देन बिटकॉइन की जो फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड बिटकॉइन की जो वैल्यू थी, इट स्टार्टेड पिकिंग अप एंड वेंट क्लोज टू 50 सेंट्स. मतलब एक जो बिटकॉइन था उसकी वैल्यू होगी 50 सेंट्स एज पर $. अब क्या होने लगा कि बिटकॉइन का लोगों को यूज समझ आने लगा कि यार इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है ना उसको ट्रेस करना, जो ट्रेल है, ट्रेल ऑफ मनी, इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस. तो लोगों ने बिटकॉइन का यूज एक्सेसिवली करना शुरू कर दिया ऑन द डार्क वेब, जो सिल्क रोड के नाम से है, जहां पे सारी लीगल एक्टिविटीज होती हैं. वहां पे बिटकॉइन एक्सेसिवली यूज होने लग गया बिकॉज इसको प्रैक्टिकली इट वाज इम्पॉसिबल टू ट्रेस द चेन ऑफ मनी. सो बिटकॉइन बिकेम वेरी पॉपुलर फ्रॉम देयर ऑन, एंड देन एज वी नो आफ्टर 2013 Bitcoin started gaining momentum. It reached $1. 1 Bitcoin equals to $1. And in the coming years, from 2014, 15, 16, and 17, Bitcoin value kept on increasing from $100 to $200 to $300 and $400 and $500. And then in the year 2017, Bitcoin reached around $10,000, which it reached for a very brief period of time. Then it fell back again to $3,000. And as we know, in 2020, Bitcoin reached an all-time high of $65,000, which we saw in 2020, and then in 2021, Bitcoin reached its another all-time high of $67,000. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई. अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए. एंड देखो मेरा मानना है कि यार बिटकॉइन इस डेकेड का सबसे बड़ा इन्वेंशन है, एंड it's the biggest socio-economic experiment that is done on humankind. It's also done by humankind. एंड मेरा मानना है कि बिटकॉइन वही करेगा बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ जो ईमेल ने आकर पोस्टल इंडस्ट्री के साथ किया था. एंड मतलब इसने पोस्टल इंडस्ट्री को जड़ से उखाड़ा नहीं है, बट इसको थोड़ा सा इरेलेवेंट बना दिया ईमेल ने आकर. तो एंड ये जो टेक्नोलॉजी है बिहाइंड बिटकॉइन, विच इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, विच इज क्रिप्टोग्राफी, it can be used, it can have a number of use cases, especially from we talk about democratic countries में elections को लेके बहुत एक problem रहता है कि we do not have fair elections. So this technology can actually be used in that. It can be used in the healthcare system, it can be used in the insurance industry, and of course it can be used in the banking industry, which we're going to talk about in the future videos, which is known as DeFi, which is decentralized finance. It's like the biggest thing that is happening today. So I hope you like the video. Please give a like, please leave a comment if you want me to talk about something specific which is there in your knowledge, which is there in your interest that you want me to talk about.
and I'm going to be seeing you in the coming videos. Cheers.